Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will teach you the fourth lecture of science. इसमें हम डिस्कस करेंगे we are going to start vitamins, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस में दिया होता है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम दो क्वेश्चन विटामिन से होगा और मिनिमम एक, मतलब इसका मतलब विटामिन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सिर्फ JKSSB में नहीं, हर एक एग्जाम में जो भी आप आगे NT का एग्जाम दोगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दे दो, KS का दे दो, जनरल साइंस में से विटामिन से क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन अब विटामिन पढ़ना कैसे है, हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हर एक सोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, काज भी पढ़ना पड़ेगा, डेफिशिएंसी भी पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज़ हमें ध्यान से देखना होगा। हमें कोई फास्ट इसमें नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आई होप ये बात तो आपको समझ आई होगी। आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो थ्रू वहीद सर्स एकेडमी। ठीक है, दिस इज़ अ फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ये आपको पता ही है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ विटामिन्स। बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये आया है कि सर केस के रिलेटेड वो मटेरियल का बोल रहे थे, स्टडी मटेरियल का, कि सर नोट्स ऐसे। नोट्स का इशू नहीं है, नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं आपको साइट्स बता दूंगा, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे टॉपर्स के, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा। पूरा इंडिया जो है इतने IS इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि उस मटेरियल को समझना किस तरीके से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। या आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो उस करंट अफेयर से क्या करना, आप तो पढ़ रहे हो करंट अफेयर किसी भी बुक से, किसी भी नोटबुक से, जो भी, लेकिन वो करंट अफेयर लिंक कैसे करना है स्टैटिक पोर्शन के साथ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टैटिक नॉलेज का होना ज़रूरी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द करंट अफेयर। किसके लिए? केस के लिए, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये बताओ इस तरीके से ना, करंट अफेयर को लिंक करना पड़ता है किसके लिए, किसके साथ? स्टैटिक पोर्शन के साथ, जो आपके सिलेबस में उस तरीके से करंट पढ़ना है। बाकी रहे मेरे नोट्स, जब मैं आपको सीरीज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, बैच को मैं जो सीरीज प्रोवाइड करूंगा उसमें वही नोट्स, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स हो वो, जिन नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं नोट्स को आपको रिवाइज करना है। कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, आपको सिलेक्शन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 90% से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वही आप कंटेंट, उसी कंटेंट, सेम कंटेंट को आपको रिवाइज करना है। और गारंटी देता हूँ आपके क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या कहीं से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, वो आपका हेल्प नहीं कर, वो टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। आपको ट्राई कर लेना, देख लो एक बार, महीने, एक महीना पढ़ लो फ्री मटेरियल जहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ें समझ नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने पिछली बार आपको एक मटेरियल सेंड किया था, वो मैंने क्या बोलते उसको, इन्फ्लेशन का मैंने आपको सेंड किया था। लेकिन वो इन्फ्लेशन तो आपको जो है, मैंने नोट्स जो है वो आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या, किस तरीके से चीज़ों को समझ, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तब तक चीज़ें ठीक नहीं होता, तब तक आपके आधी नॉलेज रखते हो और फिर क्वेश्चन में फंस जाते हो और क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता है। आ रही बात समझ? और उस और एक एक्स्ट्रा, और एक पॉइंट यहाँ पर आप याद रखो, जो क्लास फोर्थ का जो पेपर है ना, क्लास फोर्थ का पेपर, मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, क्लास फोर्थ का पेपर ढूंढो उसको, और उसके बाद उसके एनालिसिस करो। क्लास फोर्थ देखो, क्लास फोर्थ में किस टाइप के क्वेश्चन SSB ने पूछा गया है, फिर उस हिसाब से आपको पता चलेगा SSB किन किन टॉपिक्स को क्या करता है, टच करता है। तीसरी बात, आप माइग्रेंट्स का पेपर भी ढूंढो और उसको भी चेक करो कहाँ कहाँ से, अगर आपको मिल रहा है कहीं से, क्लास फोर्थ का पेपर भी है और आपके पास SSB इसका जो माइग्रेंट्स का पेपर हुआ था पिछली बार इंस्पेक्टर का, अगर किसी को मिल रहा है मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें, वो उसकी एनालिसिस मैं खुद लेकर आऊँगा। सिर्फ मुझे आप पेपर ही सेंड करो, आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से के JKSSB लेकर जाएगा। रही बात KS की या UPSC की, उसकी पेपर एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा। उस एनालिसिस के हिसाब से हम जो है प्रेपरेशन को 4-5 मंथ्स की प्रेपरेशन को हम फ्लो में रखेंगे, सो दैट आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में उसमें आ जाएगा, और आपका जो है आगे जो NT आने वाला है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस SI जो है वो आने वाले हैं, बहुत सारे फोर्स है, उसको उस प्रेपरेशन से आपको फुल ऑन प्रेपरेशन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें केस में तो पूरा सिलेबस ही कवर करना पड़ता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो बाकी एग्जाम्स आ जाएगा वो सीधे कवर हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फुल ऑन जुड़े रहो मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से चलना है आप लोगों को। चलो हम स्टार्ट करते हैं, विटामिन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
सबको पता है ये भी एक न्यूट्रेंट है, जो मैंने आपको 6 न्यूट्रेंट्स का नाम बोला था, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल, जो भी उसमें से विटामिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो हम आज करने वाले हैं। राइट, सबसे पहली बात विटामिन होते क्या है ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो जो पॉइंट में जहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है। ठीक है, और उसको टिप्स पे याद करना है। लेक्चर खत्म करने के बाद इसी पीडीएफ को 5-10 मिनट देख लो, सीधे क्वेश्चंस पे जा लो, क्वेश्चंस को टिक करके आ जाओ, बात खत्म, आगे चलते जाओ। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। विटामिन्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मैंने पहले बोला था ऑर्गेनिक का मतलब क्या था? ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन कंटेंट होता है। आ रही बात समझिए, आप बोल सकते हैं इसमें लिविंग मैटर होता है, मतलब ये होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ जब होती है उसमें क्या होता है उसमें कार्बन कंटेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ये ऑर्गेनिक मैटर रहता है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं होता। फॉर क्ले की बात करेंगे, सैंड की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, तो विटामिन याद रखना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि किस लिए होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए होता है। याद रखना मेटाबॉलिज्म, याद रखना मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए विटामिन का होना ज़रूरी होता है। दे यूजुअली कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी एंड आर नीडेड टू इन ट्रेस अमाउंट्स। विटामिन जो होते हैं ये बॉडी बॉडी इन विटामिन को प्रिपेयर नहीं करता, बॉडी में ये विटामिन प्रिपेयर नहीं होते हैं। ठीक है, बॉडी इन विटामिन को नहीं बनाता है, इसलिए हमें क्या चाहिए होता है? इसको ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है विटामिन। ठीक है, दे में एक्ट एज इंजाइम को फैक्टर्स और को इंजाइम्स। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा विटामिन क्या रोल करते हैं, आपको बोलना है ये इंजाइम्स का रोल करता है, लेकिन कौन से इंजाइम्स? आपको बोलना को इंजाइम्स या को फैक्टर्स। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस ऐसा कौन सा आपके पास न्यूट्रेंट है, जो 6 में से नाम बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, जो भी, आपको बोलना है विटामिन जो है ये एक्ट कर रहा है एज को फैक्टर्स। याद रखना ये अपने आप में से एक एमसीक्यू है। को फैक्टर या को एंजाइम का रोल करते हैं, जैसे एंजाइम्स का रोल होता है एग्जैक्टली वैसे ही सेम रोल है। उसके बाद विटामिन को दो क्लासिफाई किया जाता है, दो टाइप्स में, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है किस टाइप में, आपको बोलना है फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फिर पूछा जाता है कौन कौन सा वहां पर ऑप्शंस दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फिर ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे जो कि वाटर सॉल्युबल होंगे और उसमें से एक होगा फैट सॉल्युबल विटामिन, आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब जितने भी विटामिन हमारे पास ए, डी, ई एंड के, बी और सी हमारे पास है। याद रखना ए, डी, ई एंड के जो है ये वाले जो है इनको फैट सॉल्युबल बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है बी एंड सी, इसको बोलता है वाटर सॉल्युबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है आज ही। आप ल्यूसेंट की बुक देख लेना, उसमें देख लेना एसएससी में क्वेश्चन, सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जेकेएसएस भी पूछ लेता, तो फैट सॉल्युबल में कौन सा? ए, डी, ई एंड के बोलो, या ई या के, ई, डी, ए बोलो। उसके बाद बी एंड सी होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी, यहां पर भी आपको ये पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट ही चलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए अभी थोड़ा सा इसको तेज चल रहा हूँ इस हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फुल ऑन प्रिपरेशन करा के दूंगा। मुझे एक बात याद है, किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि उसने साइंस शायद पढ़ा है, किसी मैम के पास, कुछ मैम है उसका नाम जो आपको पढ़ाती है, उसने बोला कि मैंने उससे पढ़ा है बट अभी क्वेश्चंस उतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर आप में से आप लोगों ने भी साइंस पहले पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो कल एसएसबी में आप पूछा गया था, जो एनालिसिस में लेकर आया हूँ, तो दैट मीन्स आपको साइंस फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। दैट मीन्स आपकी प्रेपरेशन इनकम्प्लीट है, और उस इनकम्प्लीट प्रेपरेशन के बेसिस पे आप क्या करोगे? आप एग्जाम में जाओगे और एक्सपेक्ट ये करोगे आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन नहीं होगी, ये ध्यान में रखो। जहाँ से भी आपको गड़बड़ लग रहा है तो आपको फिर से स्टार्ट करना, वो अकाउंटेंसी हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके अगर आपको सच में ये जॉब चाहिए। उसके बाद विटामिन, सबसे पहले विटामिन की बात करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन ए की। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ए की बात करूंगा, तो यहाँ तक ये था। सबसे पहले मैं विटामिन ए को करूँ, क्योंकि हम इस तरीके से चलेंगे सो दैट आपको एक ऑर्डर मिलेगा। विटामिन ए की बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था आपको आर, मैंने बोला था ए, बी, सॉरी, ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल है ना। ए, डी, ई एंड के, इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। मैंने कोड एक बोला था, आर, सी, टी,
पी, ये केमिकल फार्मूला का कोड है। इनका केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है, सॉरी केमिकल नेम क्या है इनका, वो आप ए का मतलब विटामिन ए की बात की जा रही है। आर होता है विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी को याद रखो, विटामिन डी जो है इसको सी से डिनोट किया जाता है, मतलब कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई की बात करेंगे, इसको टोकोफेरॉल बोला जाता है। विटामिन के की बात करेंगे, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन बोला जाता है। इसको याद रखना, फाइलोक्विनोन विटामिन के को बोला जाता है। याद रखो RCTP, पहले आप लिखोगे ADE एंड के साथ में लिखोगे RCTP, फिर आप खुद कंबाइन करोगे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल नेम पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेटिनॉल जो है इसकी कौन सा विटामिन है, आपको बोलना ये विटामिन ए है। आपको पूछा टोकोफेरॉल ये कौन सा विटामिन है, आपको बोलना विटामिन ई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये फाइलोक्विनोन कौन सा विटामिन है, आपको बोलना विटामिन के है। ये आपको याद रखना है, कोड लिखना है रफ पे, नोटबुक पे। आपको मैं ट्रिक्स भी लेकर आऊँगा, जो जो बीच बीच में एक एक लेक्चर में, वीक में से 1 या 2 लेक्चर ट्रिक्स पे लेकर आऊँगा, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या ट्रिक्स होती हैं वो आप याद रखोगे, जहाँ से भी जिन जिन सब्जेक्ट्स के ट्रिक्स बनेंगे। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, वाटर सी पोर्ट्स हैं, उनके लिए भी ट्रिक्स में लेकर आऊँगा। हो गया ये। तो सबसे पहला पॉइंट जो है विटामिन ए का, रेटिनॉल। दूसरा सोर्स क्या है, विटामिन ए सोर्स मतलब होता है ये हमें मिलता कहाँ से है। विटामिन ए किन किन चीज़ों में होता है, आपको बोलना है डेयरी प्रोडक्ट, जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो उनमें से कॉड लिवर ऑयल, लिस्ट बना लेना विटामिन ए किन किन चीज़ों में होता है, इसका सोर्स क्या है, कॉड लिवर ऑयल। तीसरा होता है लिवर। फोर्थ डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में होते हैं डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर विटामिन ए आपको देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन है फंक्शंस क्या है विटामिन के, अगर हम विटामिन खाते तो क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है हमें, क्या फंक्शन है इसका। मेंटेन्स आईज हेल्दी, मतलब आईज के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर आपको आई प्रॉब्लम है दैट मीन्स आपको विटामिन ए को ज़रूरी यूज़ करना होगा, सो दैट आपकी आईज की हेल्थ ठीक रहेगा। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। मेंटेन्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ, याद रखना बोन्स के लिए भी और टीथ के लिए भी विटामिन ए का इंपॉर्टेंस है, हेल्दी रखता है। एनहांस द प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को प्रोटेक्ट करना और सेल्स को रिजेनरेट करना। अगर हमारे पास सेल्स की डेथ होती है, ठीक है, फिर नई सेल्स का बनना, सेल्स का रिजेनरेशन होना, जनरेट होना, रिजेनरेशन होना सेल्स का, ये इसका काम होता है किसका, विटामिन ए का। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस लाइनिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। उस म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, सेल्स को रिजेनरेट करना, ठीक है, हाँ, ये किसका काम होता है, विटामिन ए का। तो अब जब कोड आप लिखोगे, मतलब कोड मतलब ये कि कौन कौन सा पॉइंट लिखना, आपको सीधे लिखना आईज के लिए, उसके बाद लिखना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद बोन्स एंड टीथ के लिए, उसके बाद लिखना म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, उसके बाद सेल्स रिजेनरेशन के लिए। ये इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद मेंटेन्स हेल्दी रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। मेंटेन्स हेल्दी हेयर, नेल्स और स्किन, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके नेल्स के लिए, आपकी हेयर के लिए, ठीक है, और आपका स्किन जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्किन को हेल्दी रखना विटामिन ए आपको चाहिए, स्किन नेल्स को ठीक हेल्दी रखना आपको बोलना है विटामिन ए की ज़रूरत है, हेयर को हेल्दी रखना विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करो, आपको देख लेना स्टिकर पे, पढ़ लेना क्या उसमें विटामिन लिखा है, कितना है विटामिन उसमें, आप ये देख सकते हो, ठीक है। या आप नेल पॉलिश यूज़ करते हो, उस पे भी आप देख सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन ए का नाम क्या है, ठीक है, ये तो आपको याद रहा है, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है। सोर्स भी मैंने आपको बताया, इसके फंक्शंस भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए के सिम्टम्स क्या है, ठीक है, विटामिन ए के सिम्टम्स क्या है। अब नेक्स्ट जो है सिम्टम्स क्या है, विटामिन ए के सिम्टम्स का मतलब होता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या होगा आपको, ठीक है। आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा, मैंने अभी बोला था आईज के लिए विटामिन ए ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन अगर विटामिन ए की कमी आपको देखने को मिल रही है तो क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो दैट मीन सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, तो आपको बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आईज की ड्राइनेस देखने को मिले, स्किन ड्राई, मैंने अभी बोला था स्किन के लिए कौन सा ज़रूरी होता है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए ऊपर देखो किसकी ज़रूरत है, विटामिन ए की ज़रूरत होती है, क्योंकि फंक्शन मैंने बताया। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टोमक डिस्कम्फर्ट, स्टोमक में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है। उसके बाद पुअर ग्रोथ, मैंने अभी बोला था आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है फिर आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। मैंने बोला था अभी बोन्स और टीथ के लिए, तो वीक, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी वीक बोन्स और टीथ होंगे, तो दैट मीन्स अगर आपको फंक्शंस पता है इसके, आप इसके सिम्टम्स डेफिनेटली आइडेंटिफाई करोगे।
आ रही बात समझ? बोन्स और टीथ मैंने अभी बोला था वीक होंगे अगर डेफिशिएंसी। आई ड्राइनेस होगा या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, आई ड्राइनेस भी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा किसके, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अभी इसने बोला था स्किन, स्किन जो हो जाए वीक स्किन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगा, वो इसकी वजह से होता है। ज़्यादातर क्या देखने को, ज़्यादातर सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राई स्केली पीलिंग एंड इची स्किन, रैश आपको पड़ेंगे, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, सीली या इची स्किन आपको देखने को मिलेगा, हेयर लॉस ज़्यादा हो जाएगा आपको, पुअर एपिटाइट, फटीग, आपको ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगा, वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम, लिवर इंजरी की हो सकता है, हेड एक ज़्यादा होगा, बून से पेन होगा, नर्वसनेस होगी, इरिटेबिलिटी, आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं इसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से आपको देखने को मिलेगा। आई होप विटामिन ए जो है आपको पूरी डिटेल में समझ आया होगा। तो करना है कि आपको विटामिन ए याद रखना है, उसके बाद इसका केमिकल फार्मूला याद रखना है, उसके बाद सोर्स लिखना है किस किस में है, टेबल बनाना है, उसके बाद इसके फंक्शंस लिखना है, याद रखना है, उसके बाद इसके सिम्टम्स, अगर फंक्शंस पता है सिम्टम्स पता चलेगा, बस बात खत्म। ये इसका पूरा है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर होता है तो वो ऐड करते जाओ जहां से मिल जाता है विटामिन ए के रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद ए तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम, ए डी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि फैट सॉल्युबल है ना, ए डी ई एंड के, तो हम ऑर्डर में चलेंगे, पहले ए आता है, फिर डी आता है, फिर ई है, फिर के। बी और सी तो वाटर सॉल्युबल वो अलग से पढ़ेंगे, तो अब हम डी के ऊपर जाएंगे। तो ए मैंने आपको अच्छे तरीके से जो है बता दिया है, ये ए हो गया था। अब ए डी की हम बात करते हैं, ए डी की हम बात करेंगे। ठीक है, ये डी है यहाँ पर। ठीक, हाँ, डी की बात करेंगे, याद रखें मैंने आपको बोला था अभी, अगर आपको याद रखा, ए डी ई एंड के, फिर से रिपीट करेंगे, आर सी टी पी। ए का मतलब रेटिनॉल, डी का मतलब कैल्सिफेरॉल। देखो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, सनशाइन विटामिन किसको बोला जाता है, आपको बोलना है विटामिन डी। इसलिए बोला जाता है आप धूप में बैठ जाओ, सो दैट आपको जो है बोन स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, क्यों उसको बोला जाता है सनशाइन विटामिन, जो कि सनलाइट से हमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखना है विटामिन डी का केमिकल फार्मूला क्या है, आपको केमिकल नेम क्या है, आपको बोलना है केमिकल नेम जो है विटामिन डी का, दैट्स कैल्सिफेरॉल। दूसरा पॉइंट आपको ये पूछा जाएगा कि इसको दूसरा नाम क्या, आपको बोलना है इसको सनशाइन विटामिन का नाम दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन डी देखने को मिला। आप एग योक, जो येलो कलर जो होता है ना एग का, एक होता है एग वाइट और होता है एग योक। ठीक है, जो येलो कलर का होता है, इसमें जो येलो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये हो गया एग वाइट, ये एग वाइट हो गया, और ये हो गया एग योक। ठीक है, तो एग योक जो है बीच वाला जो होता है, उसमें आपको विटामिन डी अगर चाहे आपको वो खा सकते हो आप। लिवर में विटामिन डी है, सॉरी लिवर, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, हाँ, यहाँ पर कलर चेंज, लिवर में है, कॉड लिवर ऑयल में है, फिश में है, तो दैट में जितने आप फिश खाओगे विटामिन डी मिलेगा। एग योक की ज़रूरत होती है, वो आप खा सकते हो। अवर स्किन आल्सो प्रोड्यूस विटामिन डी, तो क्वेश्चन है स्किन, हमारी स्किन जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन है कैसे, ये समझना है। एक सेकंड, एक सेकंड रुको। सो अब यहाँ पर आवर स्किन्स आल्सो प्रोड्यूस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम, इसलिए बोला जाता है हमें बॉडी में विटामिन डी मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, आपको सनलाइट में जाना होता है, फिर जब सनलाइट में आप आते हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो विटामिन डी को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो दैट मीन्स सनलाइट के बगैर आपकी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करेगी। विटामिन डी तभी प्रोड्यूस होगा हमारी स्किन से, वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट, जब आप सनलाइट को एक्सपोज करें। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा स्किन, हमारी स्किन जो है उसकी, उसमें से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, आपको बोलना है हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, जब हम बॉडी को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी के फंक्शंस क्या है, क्या रोल है विटामिन डी का, ये हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब। ठीक है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज कैल्शियम एंड फास्फोरस सो एज टू मेंटेन बोन्स, टीथ एंड द ब्रेन हेल्दी। बोन्स को हेल्दी रखना, टीथ को हेल्दी रखना, ब्रेन को हेल्दी रखना, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों, विटामिन जब हमारे पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है कैल्शियम और फास्फोरस को, जो हम, हमारे पास कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या एब्जॉर्ब कर लेती है,
कैल्शियम और फास्फोरस किसकी वजह से, जब हमारे पास विटामिन्स होगी, जिसकी वजह से हमारी बोन्स, मैंने पहले ही बोला था कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किन के लिए, बोन्स के लिए, और हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, टीथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ब्रेन भी हेल्दी रहता है। इसलिए आप याद रखो कि कैल्शियम होना ज़रूरी होता है। या फास्फोरस मेंटेन्स नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल होता है वो बैलेंस रहता है, वो मेंटेन रहता है, वो नॉर्मल लेवल में रहता है। फिर क्वेश्चन है, अगर हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हमारे पास विटामिन डी की कमी है, तो क्या हो जाएगा, आपको बोलना है सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे चिल्ड्रन जो होता है उनमें रिकेट्स होता है, याद रखना। चिल्ड्रंस में क्या होता है, रिकेट्स होता है, ये भी क्या होता है, वीकनेस इन बोन्स, बोन्स का वीकनेस होता है इसको, ठीक है, याद रखना। चिल्ड्रंस में रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रंस काजेज रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, आपको बोलना है रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रंस में। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स काजेज, क्या रिकेट्स होता है, आपको बोला नहीं रिकेट्स नहीं, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बून जैसे आपको देखा होगा, मतलब आपकी बून जो होती है बहुत वीक होती है, अगर आप क्या करते हो, अगर आपको किसी मतलब किसी किसी चीज़ से आपके आपकी टंग मतलब जो है लग जाती है अचानक से, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है टांगों में, ठीक है, इसमें बून्स में, तो वो क्या होता है, आपको जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चोट लगने से भी आपको जो है आपकी बून जो होती है वो बेंड भी हो सकती है, और वो जो है उसमें पेन भी हो सकती है, ये बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ एक्सेस, सिम्टम्स ऑफ एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा, ये तो डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये चीज़ें देखने को, लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सेस में होना, तो वो भी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स हमें विटामिन डी नॉर्मल में चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला था आपको विटामिन ए के बारे में, यहाँ पर मैंने बोला डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर यही आपको विटामिन ए जो है ज़्यादा आपके बॉडी में है, ज़्यादा आप यूटिलाइज कर रहे हो, ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आप विटामिन ए को उस टाइम कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऊपर वाली चीज़ें देखने को, आपको विटामिन को खाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज़ें देखने को मिल रही तो आपको विटामिन जो है लिमिट में लेना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, लिमिट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये है, सिम्टम्स ऑफ एक्सेस का मतलब होता है अगर आप विटामिन डी जो है ज़्यादा यूज़ करते, एक्सेस में यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस होते हैं, तो आपके कार्टिलेजेस होते हैं वो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्सिफाइड बन जाती है। हाई कैल्शियम लेवल, डेफिनेटली जब आप, मैंने बोला था पहले कि विटामिन डी जो उसकी वजह से कैल्शियम जो होता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब विटामिन ए ज़्यादा यूज़ करोगे तो कैल्शियम लेवल जो होते हैं ब्लड में वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट बीट जो है एबनॉर्मल हो जाता है। हमें पता है हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट में मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है, याद रखना। हमारा हार्ट जो होता है उसका बीटिंग टाइम जो कितने टाइम्स बीट होता है, आपको बोलना है 72 टाइम्स एवरेज होता है हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट, इसका मतलब एक बीट जो होता है आपको बोलना है 0.6 सेकेंड्स का। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर मुझे याद आया एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर पूछा जाएगा कि हमारे पास हार्ट बीट जो है पर सेकंड किस रेट से चलता है, आपको बोलना है 0.6 सेकेंड्स के हिसाब से चलता है। तो दैट मीन्स 1 मिनट में जब आप काउंट करते हो तो वो आ जाएगा 72 टाइम्स जो होता है 60 मिनट्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये मैंने आपको बोला, उसके बाद जब हाई कैल्शियम लेवल हो जाए, जब आप विटामिन डी ज़्यादा कंज्यूम करते हो, ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है, और हमारे जो होते हैं ऑर्गन जो होते हैं क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सच एज किडनी की प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर आप विटामिन डी को ज़्यादा यूज़ करते हो एक्सेस में, वोमिटिंग होता है और डायरिया हो जाता है, ठीक है, सोर आइज़ हो जाते हैं, आइज़ में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और इची स्किन जो होता है, ये भी याद रखना। बस इतना आपको मेन जो है इसमें वो ये है कि हाई कैल्शियम लेवल हो जाता है, बस इतना आपको मेन आपको याद रखना है। और डेफिशिएंसी ज़्यादा, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स पूछे जाता है, आपको बोलना है रिकेट्स भी हो जाता है, और रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। ये किसका था, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हो गया विटामिन ए। तो विटामिन डी भी हो गया हमारे पास कंप्लीट, और विटामिन ए भी हो गया, ए हो गया, डी, अब ई और के बचा हमारे पास, अब हमारे पास ई है, विटामिन ई की बात करेंगे। तो यहाँ पर विटामिन ई मैंने अभी बोला था, फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ए डी ई एन के, सो दैट आपको फिर से याद हो जाएगा। ए का मतलब होता है आर, सी टी पी, आर का मतलब रेटिनॉल, सी का मतलब कैल्शियम। अब ई के पास है, ई का मतलब टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल का दूसरा नाम क्या है, दैट इज ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन होता है किसको, टोकोफेरॉल को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्यूटी विटामिन मतलब अगर जो आप
क्रीम यूज़ करते हो उसमें लिखा होगा इसमें विटामिन ई कितना है। तो दैट मीन्स अगर आप वैसे भी कोई ऐसा चीज़ खाते हो जिसमें विटामिन ई है तो आपकी ब्यूटी जो है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आप शाइन करोगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसको एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है। इम्पोटेंसी एक होता है, प्रॉब्लम एक इशू होता है जिसको बोलते हैं इम्पोटेंसी, ठीक है। तो अगर वो इम्पोर्टेंसी को ख़त्म करने के लिए जो होता है, अगर डेफिशिएंसी इसकी होगी तो इम्पोर्टेंसी होती है। लेकिन अगर हमारे पास विटामिन ई हम अच्छे तरीके से कंज़्यूम करते हैं तो हम क्या स्टेरिलिटी से हम बच जाते हैं। तो दैट मीन्स इसको बोला जाए एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्वेश्चन पूछा गया एंटी स्टेरिलिटी विटामिन को किसको बोला जाता है? आपको बोला है विटामिन ई को बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज़ टोकोफेरोल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। ये सभी नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए। लेकिन फिर विटामिन ई किसमें है? आपको बोलना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। आपको लीफी वेजिटेबल्स को खाना है लेकिन ग्रीन होने चाहिए। होल व्हीट सीरियल, आपको व्हीट का सीरियल खाना है, व्हीट के सीरियल्स खाने, नट्स खाने, स्प्राउट्स और एग योक में भी ये देखने को मिलेगा, पता होना चाहिए। फंक्शंस की बात करेंगे, बोला जाता है जब आप विटामिन्स का यूज़ जब आप विटामिन ई हमारी बॉडी में होता है या विटामिन ई को हम कंज्यूम करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या फंक्शंस है इसके? मेंटेन्स नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सेल्स हमारी नॉर्मल कंडीशन में रहती है, हेल्दी स्किन रहता है एंड टिश्यूज रहते हैं, इसलिए तो इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं। दैट मीन्स रिलेटेड टू स्किन हेल्दी रहती है और टिश्यू भी। प्रोटेक्ट रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी जिनको बोला जाता है, हमारे पास ब्लड सेल्स होती है, एक होता है आरबीसीज, एक होता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। और आरबीसी कितने दिनों जिंदा रहता है? आपको बोलना 120 डेज इसका लाइफ टाइम होता है। और डब्ल्यूबीसीज आपको याद रखना है 2 to 7 डेज भी लिखते हैं कुछ बुक्स, 3 to 5 डेज भी लिखते हैं कुछ बुक्स, 3 डेज भी लिखते हैं कुछ, 2 बुक्स भी रहते हैं। याद रखो 2 to 7 डेज के आसपास, इतना इसको याद रख सकते हो, या 2 to 5 भी रखो। डब्ल्यूबीसीज का लाइफ टाइम कितना होता है? इतना होता है। और आरबीसीज रेड कलर होता है, ऐसा क्यों होता है? इनको रेड ब्लड सेल्स क्योंकि इनका कलर जो होता है रेड होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आरबीसी। और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वाइट, इनका कोई कलर नहीं होता है। अब यही वाइट ब्लड सेल्स का ज़्यादा होना कम होना ल्यूकीमिया किसको बोलते हैं? वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट इतना ये बेसिक्स एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। आरबीसीज जो होते हैं ये ब्लड सेल्स होती है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, याद याद ना, ERY एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। और डब्ल्यूबीसीज को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, याद रखना। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है और डब्ल्यूबीसी को बोला ल्यूकोसाइट्स, याद रखना, ठीक है। ल्यूकीमिया जिस करो रिलेट इसके साथ। तो ये आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसलिए मैंने बोला है क्योंकि यहाँ पर किसकी बात आई थी? यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की बात आई, क्योंकि चीज़ों को लिंक करना पड़ता है। मैंने फिर से बोला, जब मैं आपको सिविल सर्विसेज का ये पढ़ाऊंगा ना, करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं इस बैच में, रजिस्ट्रेशन बैच में, तो मैं आपको चीज़ों को लिंक करवाऊँगा आस-पास चीज़ों के साथ, सो दैट आपका करंट अफेयर्स टिप्स पे रहेगा, फिर आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। उसके बाद एंटीऑक्सीडेशन, याद रखना इसका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेशन। फोर्थ आपको याद रखना इसका है एनहांस इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको एनहांस करने के लिए हमारे विटामिन ई की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो याद रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ विटामिन ई को टिप्स पे होना चाहिए। इसको एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ये हमारी रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेशन जो है एंटीऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये सभी इसकी जो है फंक्शंस है। उसके बाद सिम्पटम्स ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब अगर इसकी कमी होगी तो क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिले। न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती है या इन्फेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया, इनके अंदर क्या होता है? एनीमिया होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर होती है तो एनीमिया होता है, जो आपको पता ही एनीमिया क्या होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, एक होता है हेमोलिटिक एनीमिया। और एडल्ट्स में क्या आता है? एडल्ट्स में वीकनेस आ जाते हैं। तो याद रखना, अगर डेफिशिएंसी होगी न्यू बॉर्न में, डेफिशिएंसी होगी किसकी? विटामिन ई की। आपको बोलना है इन्फेंट्स में हेमोलिटिक एनीमिया होता है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर एडल्ट्स में क्या आता है? उनको एनीमिया नहीं होता, एडल्ट्स में वीकनेस आ जाती है, ये आपको याद रखना है। अगर ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करोगे विटामिन ई को तो क्या प्रॉब्लम है? लो थायरॉक्सिन लेवल होगी, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड्स आपने पढ़ा होगा, एक सिक्रीशन होती है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन की सिक्रीशन। तो लो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन होती है, याद रखना, लो थायरॉक्सिन की लेवल बहुत कम रहती है, ठीक है। फर्टिलिटी डिजीज होते हैं, इसको एंटी स्टेरिलिटी मैंने अभी बोला था, ठीक है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की डिजीज में प्रॉब्लम, फर्टिलिटी डिजीज हो जाती है। हेड एक, ठीक है, डेजीनेस, फटीग इसमें देखना, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पुअर एपिटाइट, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो न्यू बॉर्नर्स में हीमोलिटिक एनीमिया होता है। और अगर ये एडल्ट्स में नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा क्योंकि वीकनेस, लेकिन न्यू बॉर्नर्स में पूछा जाता है, जैसे विटामिन डी की बोला जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रंस में क्या होता है? रिकेट्स होता है, और एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है उस टाइप का क्वेश्चन। इसी तरीके से विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी होगी तो न्यू बॉर्नर्स में हीमोलिटिक एनीमिया होता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। ये तो हो गया।
ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ए, डी, ई। उसके बाद विटामिन के की बात करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो कुछ एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलेगा कहीं और सोर्स से, तो वो मैं आपको सिर्फ शेयर ही करूँगा, आप उनको ऐड करते जाओगे। विटामिन ए मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए, डी, ई एंड के। एक हो गया आर, सी, टी, पी। ये आर बी हो गया रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब क्या हो गया, फाइलोक्विनून। याद रखना, फाइलोक्विनून जो होता है विटामिन के को बोला जाता है। याद रखना, विटामिन के को फाइलोक्विनून बोला जाता है, पूछा गया एग्जाम में। इसका सोर्स सबसे पहले क्या कहाँ से है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन। याद रखना, सोयाबीन को हाईलाइट करो कि विटामिन के किस में देखने को, आपको बोलना है सोयाबीन में, इसलिए सोयाबीन भी कभी कभी खानी चाहिए। द ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो प्रोड्यूस विटामिन के, दैट मीन्स मैंने अभी बोला ह्यूमन बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा पार्ट, आपको बोलना है स्किन। किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो वो हो गया एक। दूसरा विटामिन मैंने कौन सा बोला, मैंने बोला विटामिन के जो होता है हमारी बॉडी जो होती है प्रोड्यूस करती है थ्रू जर्म्स इन द कोलन, जो हमारे पास ठीक है, हमारे पास मैंने थ्रू जर्म्स इन द कोलन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको पहले बोलता हूँ ह्यूमन बॉडी में दो टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन्स होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं ये लंबा होता है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन नैरो होता है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं ये शॉर्ट होते हैं लेकिन ब्रॉड होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का मतलब ये नहीं कि ये शॉर्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन नैरो होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है और लॉन्ग और ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन्स बोला जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सीकम, सीई सी एम, सीकम, मैं लिख रहा हूं फिर से, कोलन, रेक्टम। ये तीन पार्ट्स हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स के होते हैं। जैसे मैंने एक इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, ऐसे से मैंने बना लिया स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। फिर से मैं बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ, ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन्स बना लिए। तीन पार्ट्स होते हैं इसके, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये हो गया एक पार्ट, इसको बोलते हैं सीकम। उसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझना है चीज़ों को, ये नहीं कि रटाफिकेशन कर लिया तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस रखो, बाकी मुझ पर छोड़ो। अब मैं आपको अच्छे तरीके से कवर करके दूंगा। कोलन रेक्टम, मैंने बोला एक पार्ट होता है सीकम, सी, दूसरा होता है कोलन, फिर होता है रेक्टम। मतलब ये होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाले पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन कि सबसे पहले पूछा जाएगा विटामिन के किस पार्ट, किस वाले बॉडी पार्ट में जो होता है प्रोड्यूस होता है, आपको बोलना है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो होता है इंटेस्टाइन्स में, अगर इंटेस्टाइन्स दिया होगा। फिर अगर पूछा जाएगा इंटेस्टाइन्स में कौन सा वाला पार्ट, आपको बोलना है इंटेस्टाइन्स में दो टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज, लेकिन ये स्मॉल वाले पार्ट में जनरेट होता है, ये प्रोड्यूस होता है। फिर पूछा जाएगा अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन पार्ट्स हैं, तो फिर तीन पार्ट्स में से किस पार्ट में जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, आपको बोलना है ये होता है कोलन वाले पार्ट में। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपा होता है, ठीक है। तो विटामिन, ठीक है, द ह्यूमन बॉडी कैन आल्सो प्रोड्यूस विटामिन के थ्रू जर्म्स। जर्म्स जो होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो प्रोड्यूस करती है क्या, विटामिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, विटामिन के का। विटामिन के का फाइलोक्विनोन भी पूछा गया है, विटामिन के का ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, आपको विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन के इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, स्किन वो प्रोड्यूस करता है, और विटामिन के जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है, किन की वजह से, बिकॉज ऑफ द जर्म्स की वजह से, ठीक है, जर्म्स के थ्रू। उसके बाद फंक्शन इसका क्या है, हाई हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट होना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर प्रिक होता है या कहीं पर चोट आती है, फिर आपको उंगली या हाथ के ऊपर क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, तो अब फिर 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद आप क्या देखते हो, 1.5 मिनट के आप देखते हो आपका ब्लड अपने आप जो हो रुक जाता है, जब आपको प्रिक लगती है किसी नीडल से, और ऊपर ऊपर से वो रेड कलर उस पर चढ़ जाता, थोड़ा सा वो थोड़ा सा एक डॉट जैसा दिख रहा है उस पर, जैसे कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा कुछ पार्टिकल पड़ा हुआ वो रेड कलर को, वो एक्चुअली ब्लड क्लॉट होता है। रेड वीनस ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी के पास विटामिन के की कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो फिर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो वो मर जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उतना एक प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड ब्लीडिंग का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, किसी को अगर एक्सीडेंट होता है वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर उसमें विटामिन के की कमी होगी, क्योंकि ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है।
तो ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कौन करता है? आपको बोला विटामिन के। अगर ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग इशू हो जाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और ब्लड अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें विटामिन के को ध्यान रखना होता है। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, अगर विटामिन के नहीं है, कमी है हमारी बॉडी में, क्या होगा? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, जब आपको कोई भी जख्म लगेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस हो जाएगा और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू क्लॉटिंग डिफिकल्टी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है तो क्लॉट आपके अंदर है ही नहीं, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगा, ठीक है? ठीक है, आपने सुना होगा हीमोफिलिया, आपने सुना है हीमोफिलिया? हीमोफिलिया में भी यही प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है? बहुत सारे डिजीज़ हैं। सिम्पटम्स ऑफ एक्सेस, अगर आप विटामिन के एक्सेस में लेते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है? ये लिवर को डैमेज करता है, कैन लीड टू लिवर डैमेज, इसका इम्पैक्ट फिर लिवर को भुगतना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया विटामिन के, ए, डी, ई एंड के। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी और पूरी समझ आई होगी। जो जो पॉइंट मैंने बोला आज ही एमसीक्यू लगा लो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा वो ऐड करते जाओ, बस इतना ही आपको करना है। इन सभी पॉइंट्स को उतारना है, अपने रफ पे लिखना है और सभी क्वेश्चंस को लगाना है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, जो इनमें नहीं होगा, इस कंटेंट में नहीं होगा, उसको ऐड करते जाओ। और मुझे जो भी मिलेगा इनके एमसीक्यूज वो मैं लेकर आऊँगा, और क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। कल जो हम करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बड़ा है, इसमें बी 1 बी 2 बी 6 बी 9 बी 5 बी 12 पढ़ना है, और विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है कल। और एक टेबल हमें पढ़ना है, टेबल से आपको ज़्यादा याद रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिली होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स जो भी आप, मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, सर नोट्स सेंड करो, नोट्स सेंड करो, नोट्स सेंड। नोट्स से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, मैं आपको यहाँ से ही बोल रहा हूँ, डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलते हैं, क्योंकि खासकर केस के लिए आपको समझना है कंटेंट को। नोट्स तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, आप करो चेक, विजन आईएएस हैं, आईएएस बाबा हैं, खान एकेडमी है, वाजिर अहमद रवि है, लेकिन नोट्स को समझना ज़रूरी है। तो नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ से वही एक्सप्लेन ही करूँगा और उन्हीं नोट्स को आपको याद रखना है। आप एग्ज़ाम देने जाओ, देख देख लो कितनी चांस आपको आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।